फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जीडीपी का अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की फर्स्ट क्वार्टर की जीडीपी के जो डाटा आए हैं वो क्या है, -23.9%, यानी कि नेगेटिव में है। और ये ऐसा 40 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, यानी कि माइनस में पहुंच गई। इसका मतलब इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से श्रिंक की है और कॉन्ट्रैक्शन में है, सिकुड़न में है। और इसके पीछे एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा कारण जो है वो क्या है, कोरोना पैंडेमिक। क्योंकि अगर ये हम अपने देश के संदर्भ में देखते हैं, इंडिया के संदर्भ में देखते हैं, तो सिर्फ यही ऐसा नहीं हुआ है। लगभग विश्व के सभी देशों में जो इस बीमारी से प्रभावित हुए हैं, हर देश की इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इस चीज़ का असर पड़ा है। यानी कि जो ये कोरोना पैंडेमिक, ये जो लॉकडाउन का फेज चल रहा था, एक तरीके से कंप्लीट लॉकडाउन जो विश्व में देखने को मिला अलग अलग टाइम पीरियड में सभी देशों में, उसका इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर पड़ा है। क्योंकि इस कंप्लीट लॉकडाउन में एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, माइनिंग, ओवरऑल जो इकोनॉमी के एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, साथ साथ जैसे सर्विसेज सेक्टर, इन सब के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिला है। और जैसा कि मैंने आंकड़े भी आपको दिए थे, मैं अभी आपको फिर उसको एक बार रिमाइंड करा दूंगा, क्योंकि वो एक चीज़ व्यक्त करते हैं अपने आप में कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है वो लॉकडाउन का और कोरोना पैंडेमिक का पड़ा है। इस वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव में आ गई। और ये जो नेगेटिव में आई, इसके पहले फाइनेंशियल ईयर के जो डाटा हैं 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर के डाटा हैं, जो क्वार्टर वाइज, यानी कि 4 क्वार्टर, जो साल भर में 4 क्वार्टर में उसको लिया। और मैंने ये भी बताया था कि 1996 से हमने ये क्वार्टरली असेसमेंट करना शुरू किया। तो फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी जो थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 वो क्या थी, 5.2%। सेकेंड क्वार्टर में 4.4%, थर्ड क्वार्टर में 4.1% और फोर्थ क्वार्टर में 3.1%। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिल रही है कि ये जीडीपी क्वार्टर फर्स्ट से क्वार्टर फोर्थ तक जो एक तरीके से डाउनवर्ड है, एक तरीके से नीचे की तरफ जा रही है और डिक्लाइन हो रही है, वो इसके पहले ही फाइनेंशियल ईयर में थी। और ये भी मैंने बताया था कि अगर आप क्वार्टरली असेसमेंट कर रहे हैं तो 10-12 क्वार्टर का असेसमेंट लास्ट कर लीजिए, तो उसमें आपको एक तरीके से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या थी। और साथ साथ ये भी देखिए कि क्वार्टर फोर्थ में 3.1% जो हमारा आंकड़ा था, वो क्वार्टर 4 कब से शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल टू मार्च। तो ये जो फोर्थ क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, ये है आपका जनवरी टू मार्च। ईयर क्या रहेगा, 2020-21, 2020 ही समझिए इसको, क्योंकि ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर का है। तो जनवरी टू मार्च में 3.1% फिर भी पॉजिटिव में थी। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का फर्स्ट क्वार्टर आया, मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल से जून, तो उसमें हमारी जीडीपी जो है वो इतनी तेजी से श्रिंक की और नेगेटिव में पहुंच गई, -23.9%। और मैंने ये भी बताया था कि जीवीए भी हमारा जो है वो -22.8% डिक्लाइन हुआ, नेगेटिव में गया। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। बिकॉज ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो सप्लाई साइड है इसका, यानी कि प्रोडक्शन, और जीडीपी भी एक तरीके से -23.9%। तो दोनों आप फिगर देख रहे हो लगभग बराबर है। तो 23.9% और -22.8% और -23.9% लगभग एक समान है। तो जीडीपी का मतलब जो हमने एक तरीके से अगर इसको देखते हैं, ये क्वार्टर फर्स्ट का है फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा पिछला अगर देखा जाए फाइनेंशियल ईयर 2019-20, तो हमारी जीडीपी जो थी वो कितनी थी, 5.2%।
फर्स्ट क्वार्टर में, और 2020 टू 21 के फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी -23.9%, इतना तेजी से श्रिंक की, इतना नीचे चली गई कि नेगेटिव में पहुंच गई। और जीवीए भी मैंने बताया, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड भी -22.8%, और ये सप्लाई साइड है, मतलब हमने नया जो प्रोडक्शन होता है एक तरीके से सप्लाई, वो जो ऐड किया वो दैट इज कॉल्ड जीवीए। और जो हमने टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन किया है जीडीपी, यानी कि जो एक फाइनेंशियल ईयर की बात अगर की जाए, टोटल फाइनेंशियल ईयर की, तो अगर हम ये देखते हैं कि हमने पिछले साल जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया, उसके अकॉर्डिंगली हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में क्या कमी और क्या वृद्धि हुई, तो हम इसको क्वार्टर वाइज असेसमेंट कर रहे हैं। तो क्वार्टर वाइज असेसमेंट में अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव में क्वार्टर फर्स्ट में थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और यहाँ पे -23.9। इसका मतलब है कि हमारी जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो हुआ लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, इस फर्स्ट क्वार्टर में हमारा -23.9% उतना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कम हुआ। और इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण लॉकडाउन। सारी अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया रुक गई, सारी प्रोसेस रुक गए, और देखा जाए तो हर सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। और ये एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमको कुछ पॉजिटिवनेस देखने को मिली। तो लगभग सभी सेक्टर जो है इकोनॉमी के जो बेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, तो उनमें जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ, यानी कि नेगेटिव में गई हो, और उसकी फिगर मैं आपको दे दूंगा अभी। ये हम देख रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से इतना लंबा जो हमने हमारी इकोनॉमी में गिरावट आई, वो -23.9% नेगेटिव में पहुंच गई। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था कि इंडस्ट्री सेक्टर और एक तरीके से कंपनीज और ये सारी चीज़ें जो है लॉकडाउन पीरियड में, जो कंप्लीट लॉकडाउन था उसमें बंद हो गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको जैसे इसके फिगर के बारे में बता दें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 2019 टू 20 के ओवरऑल जो, यानी कि 4 क्वार्टर जो होते हैं, उसका ओवरऑल जो असेसमेंट किया हमने, तो जो हमारे पास डाटा निकल गया है वो 4.2% था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो पॉजिटिव में था। इस बार हम नेगेटिव में पहुंच गए फर्स्ट क्वार्टर में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम फर्स्ट क्वार्टर में ही नेगेटिव में हैं। तो और ये जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, और वैक्सीन प्रोबेबली माना जाए तो अभी हमको लगभग 1 साल लग जाएगा इसको आने में, और तब तक ये इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी में पड़ा रहेगा, क्योंकि हम एक तरीके से खोल तो रहे हैं, अनलॉक तो कर रहे हैं, लेकिन और वो भी एक लिमिटेशन में। बहुत सारी जगह पे ऐसा है कि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिसकी वजह से फुल कंप्लीट जो है अनलॉक नहीं हो रहा है। और अगर हो भी रहा है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो लोगों के अंदर एक क्या है, भय है, वो उतना जो है अपना तरीके से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। और जो लोग चले आए हैं ऑलरेडी लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर पे अपने जॉब्स को छोड़ करके, वो धीरे धीरे भी जा भी रहे हैं या जाएंगे भी, तो एक समय टाइम लगेगा इसको इम्प्रूव करने में। और जब तक कि ये वैक्सीन्स नहीं आ जाती हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी को टोटली जो है वो ओपन नहीं किया जाता है, तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी। तो एक अंदाजा ये भी लग सकता है कि -23.9% अगर है, तो ईयर के लास्ट, चूंकि इस समय क्या चल रहा है, सेकेंड क्वार्टर चल रहा है, क्योंकि जून में तो ये जून का डाटा है आपका, मतलब अप्रैल टू जून का, और अप्रैल टू जून क्वार्टर फर्स्ट है। अब हमारा चल रहा है सितंबर, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में हम पहुंच गए। हमारे पास 2 क्वार्टर हैं जिसमें हम रिकवरी कर सकते हैं। तो रिकवरी करने के लिए भी हमारे पास समय कम है, और माइनस से हमको पॉजिटिव में आने में अब कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो ये डिक्लाइन हुआ उसके पीछे कई और कारण हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, और वो क्या हो गया, लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी उसका असर पड़ा, क्योंकि लोग जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई थी वो थोड़ा रुकी, और दूसरी तरफ क्या हुआ, लोगों की परचेजिंग कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, टैक्स कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू के रूप में सरकार के पास पैसा कमाया। जीएसटी के रूप में भी सरकार के पास पैसा कमाया है, यानी जीएसटी इशू, उसके कंप्लायंस को लेकर के कुछ डिफिकल्टी थी, यानी जो वो था, उसकी वजह से भी कुछ चीजें जो है वो नुकसान पहुंचाई अर्थव्यवस्था में। थर्ड जो है वो एनपीए क्राइसिस, जो एनपीए क्राइसिस है, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे हमने लोन दिया और एक ये होता है कि लोग उसको लोन जो है वो होल्ड करके रख लेते हैं, उसको जमा नहीं करते हैं, उसके इंटरेस्ट को नहीं जमा करते हैं, पैसा नहीं जमा करते हैं, और 90 डेज की जो है उनके जो टाइम टर्म होती है उसके अंदर अगर वो नहीं जमा करते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर आ जाता है।
तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी हमारा बढ़ा, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर दबाव पड़ा। और लास्ट थिंग है रेटिंग, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड रेटिंग होती है फिच और मूडी के द्वारा जो है, अगर वो रेटिंग हमारी गिरा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे बोरोइंग पे पड़ेगा। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक से और जो हम IMF से लेते हैं अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करने के लिए बोरोइंग करते हैं, वो एक तरीके से क्या होगा, उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वो ये रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो रेटिंग हमारी नेगेटिव में पहुंच जाती है, क्योंकि ऑलरेडी GDP नेगेटिव में, तो रेटिंग भी हमारी उसी हिसाब से होगी। तो अगर वो रेटिंग कम कर देते हैं तो हमारी बोरोइंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में लोन भी नहीं मिल पाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमको देख करके, दृष्टिगत करके आगे कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और हम उस चीज़ को कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। एक आइडिया है, क्योंकि हो सकता है जैसे कि मैंने बताया आपको GDP की बात की -23.9%। अब GDP में होते क्या है, GDP के जो कंपोनेंट हैं, GDP इज इक्वल टू C + I + G + NX। इसमें 4 चीजें हैं, तो ये 4 चीजें मिलकर के GDP बनती है, यानी कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो इन चारों चीजों को मिलाकर के हमारी GDP निकलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या पड़ेगा, कंजप्शन यानी जो प्राइवेट कंजप्शन है उसको बढ़ाना पड़ेगा किसी ना किसी रूप में, चाहे उसके लिए हमको गवर्नमेंट को स्पेंडिंग करनी पड़े या फिर बैंक से उनको जो है मदद दी जाए, लो इंटरेस्ट रेट पे जो है उनको बोरोइंग का मौका दिया जाए, या लोन इशू करने के लिए जो है सर बैंक्स को कहा जाए और थोड़ा लिबरल किया जाए इकोनॉमी को, तो कंजप्शन जो है वो बढ़े। दूसरी तरफ हमको इन्फ्लेशन लेवल को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंड है जो है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमको जो है एक तरीके से जो है ऐसी सिचुएशन बनानी पड़ेगी ताकि इन्वेस्ट लोग करें, क्योंकि इस समय जो सिचुएशन है, सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के ही लोगों के अंदर भ्रम है कि हम इस कंडीशन में इन्वेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट के चांसेस बहुत कम हैं, तो इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट से डर रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया जाए, इकोनॉमी को ओपन किया जाए, थोड़े धीरे धीरे सेक्टर्स को जो है सेक्टर वाइज उसको ओपन किया जाए, और बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा एक तरीके से जो है लिबरल हो इसके प्रति, और वो क्या करेगी जो है बोरोइंग को जो है इंटरेस्ट रेट को थोड़ा घटा दे, जिसकी वजह से क्या हो, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोग जो है वो बैंक से बोरोइंग करें, और इससे क्या होगा, एक तरीके से इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन भी इस समय क्या है, रुका हुआ है। कारण है उसके पीछे की इंडस्ट्रीज जो हैं और कंपनीज जो है वो क्या है, शटडाउन की पोजीशन पे हैं। तो क्या होगा कि प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोगों को जरूरत पड़ेगी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, देन डिमांड के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो धीरे धीरे ये असर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंप्लीटली अगर देखा जाए तो इस जो हम आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, कोरोना पेंडेमिक के पहले की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से अगर हम कंपैरिजन करें तो उतना तो हम नहीं आ पाए, लेकिन कुछ रिकवरी हमको करने को मिल जाएगी। और थर्ड चीज है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सबसे बड़ी चीज है। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि गवर्नमेंट जो है, और गवर्नमेंट को वो एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे जो नॉन प्रोडक्टिव है, उनको बंद करके उनको प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में एक तरीके से स्पेंडिंग करनी पड़ेगी, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, ताकि उससे क्या हो कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़े, थोड़ी धीरे धीरे रिकवरी हो, यानी कि ग्रोथ बढ़े, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको स्पेंडिंग करनी चाहिए ताकि जो आधारभूत संरचनाएं वो डेवलप हों। तो इससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपका विकास भी होगा। साथ साथ क्या होगा, जब इनकम मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनको इनकम मिलेगी, और वो फिर क्या होगा, एक तरीके से उनके डिमांड के रूप में जो है वो इफेक्ट डालेगा, और वो एक तरीके से इकोनॉमी के लिए फायदेमंद है। और लास्ट चीज है, जैसे कि इन सारी चीजों के बारे में आप अगर देखें तो हमारे जो पूर्व गवर्नर जनरल हैं रघुराम राजन जो है, उन्होंने जो अपना असेसमेंट किया इस GDP को नेगेटिव में पहुंची उसको लेकर के, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को इशू बनाया कि इस चीज़ को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने पड़ेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और लास्ट जो है वो एक तरीके से जो GDP का पार्ट है वो नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट मिल जाता है। तो नेट एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए चूंकि हमारे पास टाइम है, बहुत सारे देश जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा तेजी से रिकवर कर रहे हैं,
इंडिया में सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा वर्स होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो कम है, और दूसरी चीज़ लोग थोड़ा इस चीज़ के प्रति जो है जागरूक भी नहीं है। तो देखा जाए तो जो कंट्रीज़ में इस सिचुएशन से जो निकल चुकी है या तेज़ी से निकल रही हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा चांस है कि हम प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा करके एक्सपोर्ट को बढ़ा दें, और एक्सपोर्ट को बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर सकते हैं, जो हमारा डेफिसिट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट को जो स्पेंडिंग करनी है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे। दूसरी तरफ बैंक्स जो है वो एक तरीके से लिबरल हो जाए, थोड़ा इंटरेस्ट रेट को डाउन करके जो है लोगों को, कंज्यूमर को या फिर एक तरीके से इन्वेस्टर को, या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं उनको जो है वो एक बोरोइंग का मौका दें सस्ते इंटरेस्ट रेट पे, जिससे कि क्या हुआ कि वो एक तरीके से इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि लास्ट जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था 2019 टू 20, और इस करंट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में जो आंकड़े आए हमारे पास, उसमें अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि क्वार्टर फोर्थ फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी कि जैन टू मार्च, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर फोर्थ के आंकड़े जो मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में, उसमें सिर्फ दो ऐसे सेक्टर थे जो माइनस में थे, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर -1.4 और -2.2% से नेगेटिव में थे। और अब इधर आ जाइए, थोड़ा देख लीजिए कि 2020 टू 21 यानी कि क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 21 में अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा 38.1% से माइनस में है। सर्विसेज भी जो है वो -20.67%। इसके क्या कारण है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, उसकी वजह से ये श्रिंक कर गया। एक कंप्लीट लॉकडाउन का जो फेज चला उसमें इंडस्ट्रीज बंद हुई, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। सर्विस सेक्टर के ऊपर जैसे हम रेलवे सर्विस है, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज, पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी जो सर्विसेज का उपयोग हम करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस सर्विसेज हो, चाहे रेलवे सर्विस, चाहे बस सर्विस, वो एक तरीके से स्टॉप हो गई, जिसकी वजह से ये सेक्टर भी -20.67% से डिक्लाइन किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसकी बात हम कर रहे थे, क्वार्टर फोर्थ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में -1.4 था, यानी ये पहले ही नीचे गिर रहा था, ये बहुत तेजी से नीचे गिरा, -39.3% पे आ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर था जिसने हमको कुछ संभाला, नहीं तो हमारी सिचुएशन और वर्स होती, जीडीपी और कम हो गई होती। उसके बाद हम देख रहे हैं ट्रेड एंड होटल, चूंकि लोग कहीं गए ही नहीं, व्यापार उतनी मात्रा में हुआ ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और देखा जाए तो इंटरकॉन्टिनेंटल लेवल पे भी देखा जाए तो उतना व्यापार हुआ नहीं, जिसकी वजह से -47% जो है वो जीडीपी पहुंच गई। कंस्ट्रक्शन जो कि मैंने यहाँ बताया था, कंस्ट्रक्शन भी -2.2 था, नेगेटिव में था, वो यहाँ और तेजी से गिरा, चूंकि कोई कंस्ट्रक्टिव काम हुआ नहीं। सारी कंपनियां रियल एस्टेट की और जितनी भी कंपनियां थी वो कंस्ट्रक्शन को छोड़ करके सिर्फ एक दो जगह पे देख करके बाकी सारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो था वो नीचे था, यानी कि उसमें कहीं कुछ काम नहीं हुआ। तो -50.3% से ये भी नेगेटिव में थी। फाइनेंस और रियल एस्टेट देखा जाए तो बैंक्स के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, फाइनेंस सेक्टर के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ये भी डिक्लाइन किया। माइनिंग -23.9%, पावर गैस -7%। तो एक तरीके से सभी सेक्टर जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बेस होते हैं, पिलर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो क्या हो गए, नेगेटिव में पहुंच गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये असर देखने को मिला। और ये हुआ क्यों, क्योंकि ये चीजें जो लॉकडाउन का फेज हमारे सामने से गुजरा उसकी वजह से ऐसा हुआ। इकोनॉमी श्रिंक कर रही थी, यानी इकोनॉमी नीचे जा रही थी भले, लेकिन पॉजिटिव में थी। अगर हम चाहते तो हो सकता है कुछ चीजें जो है वो पॉजिटिव या कुछ प्लानिंग पे चेंज करके या पॉलिसीज बना करके जो है इसको इम्प्रूव कर ले जाते, लेकिन चूंकि इस कंडीशन में वो हम कर भी नहीं पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी के ऊपर एक तरीके से बर्डन पड़ गया। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, एक तरफ क्या था, इकोनॉमी श्रिंक कर रही थी, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन लेवल भी था, क्योंकि प्रोडक्शन और सप्लाई जो थी वो एक तरीके से रुक गई। जो हमारे पास स्टॉक पहले से ही अवेलेबल था उसी के रूप में हम सप्लाई कर रहे थे, उसी के आधार पे। और दूसरी तरफ क्या था, इन्फ्लेशन जो था वो इसी वजह से इन्फ्लेशन था, क्योंकि सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, सप्लाई जो थी उतनी थी नहीं, तो सप्लाई प्रोडक्शन रुक गया था, प्राइसेस भी बढ़ गए, तो इकोनॉमी भी श्रिंक कर रही थी। दोनों कंडीशंस एक साथ देखने को मिल रही थी।
तो जैसा कि मैं अब लास्ट वीडियो में आपको स्टैगफ्लेशन के बारे में बताया था, स्टैग्नेंसी भी थी और इन्फ्लेशन भी। तो स्टैग्नेंसी का मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इस सब जो श्री अर्थव्यवस्था कर रही है उसको हम ले सकते हैं, बट चूंकि नेगेटिव में है और देखा जाए तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा हमारे लिए जो है इकोनॉमी के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा है और इससे रिकवरी करने में हमको टाइम लग सकता है। लेकिन हमारे पास जो पॉलिसीज है, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 चीज़ों के बारे में, बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, दूसरी तरफ गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और साथ साथ जो है लोगों के लिए जो है यानी कि पब्लिक के लिए कुछ हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक तरीके से उनके लिए कुछ स्पेंडिंग हमको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे उनको हम पहले ही दे रहे थे अनाज और इस तरीके से जो उनकी हेल्प कर रहे थे वो हमको करना पड़ेगा। इसमें हम करके कुछ रिकवरी कर सकते हैं और इंडस्ट्रीज को थोड़ा देखा जाए तो खोलना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी जो लोग घर चले गए वो वापस आएँ और एक तरीके से प्रोडक्शन लेवल जो है इम्प्रूव हो, सर्विसेज जो है वो सर्विस सेक्टर में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो इसके लिए थोड़ा हमको धीरे धीरे प्रक्रिया को खोलना पड़ेगा, इंडस्ट्री यानी कि इकोनॉमी को जो है थोड़ा खोलना पड़ेगा, कुछ रिलैक्सेशंस देनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, कंजम्पशन के लिए जो है एक वातावरण तय करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ये सब करके हम कुछ रिकवरी कर सकते हैं लास्ट इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक। तो इतना आज का वीडियो था। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आता हूँ।